नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, यूरोप का तेल खत्म हो गया है। यूरोप का तेल ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब वहां के जो एरोप्लेन्स हैं, जो कॉमर्शियल एरोप्लेन्स हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने साफ चेतावनी जाहिर कर दी है कि भाई या तो हम किराया बढ़ाने वाले हैं आगे आने वाले भविष्य में, या फिर हम लोग बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे इस क्राइसिस के बारे में। देखिए, संकट आया मिडिल ईस्ट का, उसका भुगतान एशिया को और यूरोप को करना पड़ रहा है। अमेरिका जो है ये संकट पैदा करने वालों में है और जानबूझ करके ये संकट पैदा करता है जिससे दुनिया भर में इधर उधर क्राइसिस बनी रहे और सब घूम फिर करके कहीं न कहीं से लोन उधारी लें, और लोन उधारी लेंगे जो पूंजीपति होंगे वही लोन देंगे। तो यही हाल है यहाँ पर इस समय मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है उसका भुगतान अब एशिया के बाद यूरोप का नंबर आ गया है। अब यूरोप को भरना पड़ रहा है। तो अभी देखिए, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूरोप फेसेस समर जेट फ्यूल क्राइसिस। समर के महीने में जेट फ्यूल का क्राइसिस यहाँ पर बढ़ गया है। जेट फ्यूल आपको बता दें कि जो बहुत प्रीमियम टाइप का पेट्रोल होता है या बहुत प्रीमियम टाइप का फ्यूल होता है वो जेट फ्यूल होता है, मतलब जेट्स में होता है। जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था ना, ऑक्टेन वाला, अगर 90 ऑक्टेन तक है, 90 से 92 91 ऑक्टेन तक है, तो जनरली वो नॉर्मल फ्यूल में यूज किया जाता है, जैसे मोटर कार गाड़ियां जो आप यूज करते हो उसमें होता है पब्लिक के लिए। लेकिन वही जो कुछ बहुत महंगी गाड़ियां होती हैं फरारी वगैरह टाइप की, उसमें बहुत अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का फ्यूल लगता है। तो वो फ्यूल होता है 95 ऑक्टेन के आसपास में। अब यही 95 ऑक्टेन से भी अगर अच्छा बढ़ा दो और ज़्यादा शुद्ध कर दो, तो और ज़्यादा शुद्ध जो होता है 95 टू 97 ऑक्टेन तक, वो जेट फ्यूल होता है। मतलब वो फ्यूल हवाई जहाज़ों में, एरोप्लेन्स वगैरह में, फाइटर जेट्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर उस फ्यूल की बात की जा रही है जो प्रीमियम क्वालिटी के जो फ्यूल हैं उनकी क्राइसिस होने वाली है, क्योंकि कॉमर्शियल जो जहाज़ें होती हैं उनमें वही फ्यूल यूज़ होना है। तो वो फ्यूल का क्राइसिस अब आने वाले भविष्य में देखने को मिल सकता है, और बहुत ज़्यादा नहीं, मात्र 6 हफ्तों का यहाँ पर स्टॉक बचा हुआ है। देखिए यहाँ, यूरोप फेसेस समर जेट फ्यूल क्राइसिस, ईरान वार स्लैशेस सप्लाई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक केवल 6 हफ्ते का जेट फ्यूल रह गया है। इस कारण गैर जरूरी रूट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं और यूरोप में फ्लाइट से यात्रा करना भी महंगा पड़ सकता है, मतलब टिकट प्राइसेस वगैरह भी बढ़ सकते हैं। ये एयरलाइन कंपनियों ने चेतावनी जारी करके बता दिया है। तो पूरा मामला हम लोग जानेंगे। देखिए, इसी बीच में एक ताज़ा ये रिपोर्ट आ रही है कि भाई जो पिछली वाली शांति वार्ता फेल हुई थी ना, तो पिछली वाली तो फेल हुई थी, मैंने आपको इस पर वीडियो भी दिया था। उसके बाद ये कहा गया था कि चलो फिर से प्रयास करते हैं। तो फिर से उसी प्रयास में ईरान और अमेरिका के बीच पीस टाक होने जा रहा है इस्लामाबाद में। हालांकि ईरान ने पहले तो बायकॉट किया, ईरान ने कहा कि नहीं, हम कोई वार्ता वगैरह नहीं करने जा रहे हैं। फिर भी उसने कुछ डेलीगेट्स भेज दिए। ट्रंप का कहना यह है कि भाई यहाँ ईरान मान गया है, ईरान बहुत ज़्यादा आतुर है हमसे सीज फायर करने को। ईरान कहता है कि आप फर्जी बात मत करो, हम कुछ ऐसा आतुर नहीं है, तुम खुद ही अपने बात सोशल मीडिया पर पोस्ट करते जाते हो। जेडी वंस आते हैं और ये सीज फायर की बात करने आते हैं, पीस टाक करने आते हैं, फिर लौट करके चले जाते हैं कि कोई डील नहीं हुई, कोई सीज फायर डील नहीं हुआ, फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ईरान अड़ा पड़ा हुआ है। ईरान जो है हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है। इसी बीच खबरें ये निकल करके आई कि भाई अमेरिका चाह रहा था कि ईरान 20 साल तक न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने डिले कर दे। मतलब नेगोशिएशन यहाँ तक आ गई है कि ईरान अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करना चाहता है तो 20 साल बाद करे, वो अभी उसके लिए 20 साल तक डिले कर दे, आगे भविष्य में करेगा। ईरान यही चीज़ 5 साल के लिए माना था। मतलब ईरान का कहना था कि हम 5 साल तक डिले करेंगे। ईरान भी देखो बहुत चालाक, ईरान सोच रहा था 5 साल में ट्रंप चले ही जाएंगे, उसके बाद दूसरा कोई आएगा तो फिर हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से जारी करेंगे। अमेरिका यहाँ पर ये 20 साल करने को कह रहा था कि मतलब अमेरिका नहीं चाहता है कि निकट भविष्य में ईरान न्यूक्लियर पावर्ड बने, क्योंकि ये कहेंगे कि हम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के लिए बना रहे हैं, अपने एनर्जी के लिए बना रहे हैं, और फिर बाद में पता लगेगा कि ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ भी आगे बढ़ जाएंगे, जैसे अभी करते आ रहे थे और 60 से 70% तक इनरिच कर लिए थे। तो ये इस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी, तो इसीलिए ये डील कैंसिल हो गई थी। और फिर से यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये लोग आएंगे और पाकिस्तान में पीस टाक पर बात करेंगे, है ना, शांति समझौते पर, हो सकता है एग्रीमेंट पर साइन करें। अमेरिका ईरान सीज फायर की डेडलाइन भी अब तेज आने वाली है, करीब आ रही है, क्योंकि 15 दिनों का डेडलाइन था कि 15 दिनों तक सीज फायर रहेगा, उसी बीच एग्रीमेंट कर लेंगे, उसके बाद फिर से लड़ेंगे अगर जैसा होगा। मतलब अगर मान लो हो गया एग्रीमेंट तब तो शांत, नहीं तो फिर से लड़ाई जारी होगी।
तो इसी बीच ट्रंप बार बार धमकियां दिए जा रहे हैं कि जब तक एग्रीमेंट नहीं हो जाता तब तक हमने ब्लॉकेट लगाया हुआ है, यहाँ से कोई और क्यों गुजरने नहीं देंगे। दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीज फायर के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। यहाँ पर ईरान कह रहा है कि यूएस हमारे शिप पर अटैक कर दिया है, उसमें गोलीबारी की है। यूएस का कहना है कि ईरान जो है वो वहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और उसके बाद कई बार अटैक कर दे रहा है। दूसरी बात कि वो वहाँ से गुजरने पर चार्ज वगैरह वसूल, इसलिए हमने भी ब्लॉकेट लगा दिया है। इसी बीच ये भी अपडेट आई थी कि भारत के 2 जहाज़ों पर फायरिंग हुई। जब ईरान के डिप्लोमेट को तलब किया गया और उनसे पूछा गया कि क्यों भाई, जब हमसे बात हुई थी आपसे कि वहाँ पर हमारे जहाज़ों को पैसेज दिया जाएगा, व्यापारिक जो उद्देश्य से आ रहे होंगे उन पर अटैक नहीं किया जाएगा, तब तुम क्यों करने लगे। तो ईरान ने ये कहा कि चलो हम इसके लिए मतलब बातचीत करेंगे। क्या बताएं, हमारी जो सेना है वो आजकल हमारी सुन नहीं रही है और सच्चाई है ये। ईरान में डिप्लोमेटिक चीज़ें कुछ अलग चल रही हैं और वहाँ ग्राउंड लेवल पर जो वहाँ की सेना है, IRGC जो फोर्स है, वो कुछ और भी कांड कर रही है, वो फायरिंग कर देती है। इधर सीज फायर की बात हो रही होती है, उधर वो फायरिंग कर देती है। तो इसलिए यहाँ पर भारत ने इस चीज़ का कड़ा विरोध किया कि भाई अटैक वगैरह नहीं होना चाहिए हमारे जहाज़ों पर, नहीं तो ठीक नहीं होगा। खैर, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर मामला स्थिति ठंडा बना हुआ है। थोड़ा सा मैप के जरिए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्राइसिस आया हुआ है। तो देखिए, एशिया के मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहीं से आपको ये एक सकरा मार्ग दिखेगा, ये जो सकरा मार्ग पड़ जाता है इसी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। ये ओमान की खाड़ी और पार्सियन खाड़ी के बीच में पड़ता है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखो, कुछ इस प्रकार से ये ईरान के करीब में पड़ता है और ये सकरा मार्ग है। इस वजह से यहाँ से जो जितने भी यहाँ पे देश हैं, कतर हुआ, बहरीन हुआ, UAE हुआ, इन सब से कोई तेल या कुछ भी एनर्जी सप्लाई खरीदता है, गैस वगैरह, तो वो इसी रास्ते से होकर के गुजारता है। अब दुनिया भर का इस टाइम पर 20% एनर्जी सप्लाई यही रास्ते से होकर गुजरता है। अब जब ईरान ने शुरुआत में ही कहा था कि अगर हम पर अटैक होगा तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, ईरान को पता था कि ये बहुत तगड़ी नस है। तो जब अटैक हुआ इस पर ईरान पर, तो ईरान ने इसे बंद कर दिया था। यहीं से फिर शुरू हो गया क्राइसिस। अब यही क्राइसिस बढ़ते बढ़ते पहले तो एशिया को इम्पैक्ट डाला, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सप्लाई एशिया को जाती है। फिर उसके बाद एशिया चल ही रहा है, झेल ही रहा है। कई देश, फिलीपींस जैसे देश जो हैं वो 9 दिन पहले ही एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा कर चुके हैं। पाकिस्तान वगैरह में 400-450 के रेट से तेल वगैरह के दाम चल रहे हैं। अब यही इम्पैक्ट यूरोप में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल देखिए, बात यह है कि यहाँ पर ये जो सकरा ये मार्ग है ना, ये 33 किलोमीटर की दूरी है ना। अब 33 किलोमीटर का ही ये छोटा मार्ग। अब आप कहोगे 33 किलोमीटर तो बहुत होते हैं, जहाज इतना चौड़ा थोड़ी ना होगा, जहाज तो आराम से निकल जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं ना, वो जहाज़ें गहराई मांगती हैं, उनके लिए चाहिए होता है गहरा समुद्र। ऐसा नहीं होता है कि उथले समुद्र में वो चल जाएंगी। तो वो गहरा वाला समुद्र जो है ना, वो केवल बहुत ही सकरे एरिया में 9 किलोमीटर में ही है। मतलब ये 33 है तो टोटल, लेकिन जहाँ से जहाज गुजरना है उसके लिए बहुत ही सकरा रास्ता है। अब इसी रास्ते पर यहाँ ईरान ने बिछा दी है सी माइंस, मतलब समुद्र के नीचे माइंस बिछा दी हैं। अब वो माइंस कैसे काम करती हैं कि अगर कोई जहाज ऊपर से गुजर रहा है, माइंस जो है वो ज़मीन में, वहाँ समुद्र के नीचे ज़मीन में गाड़ दी जाती हैं, छोड़ दी जाती हैं, भारी कुछ लगाकर वेट कि वो नीचे जाकर के उठी रहती हैं ऐसे जंजीर से। अब जब वो पानी का प्रेशर पड़ता है, ऊपर से कोई जहाज गुजरेगा तो फिर पानी का प्रेशर पड़ेगा, तो जब पानी का प्रेशर पड़ता है तब वो फट जाती हैं, या कभी कोई सबमरीन गुजर रही है, टकरा रही है, तो वो उससे फट जाती हैं। तो ये 2 कारणों से जहाज को बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में कुछ जहाज डिस्ट्रॉय भी हुए हैं और फिर बाकी का ये दे दिया जाता है हवाला कि भाई यहाँ माइंस बिछी हुई हैं, यहाँ मत जाओ, नुकसान हो जाएगा, यहीं से लौट जाओ, नहीं तो फायरिंग वगैरह भी कर देते हैं बीच बीच में। अभी जैसे भारत के 2 जहाज़ों पर फायरिंग हुई, भारत के दोनों जहाज वापस हो लिए यहाँ से, कहे कि चलो ठीक है, कह रहे हो जा रहे हैं, बातचीत करके आएंगे। हालांकि हमने तुमसे पहले परमिशन ली थी, फिर भी तुम फायरिंग कर रहे हो। भारत ने बाकायदा इसके लिए इंडियन नेवी ने वीडियो वगैरह भी जारी किया। खैर, यहाँ पर जो ये तेल और गैस निकलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ये सिर्फ एशिया में नहीं जाता, यूरोप में भी जाता है। यूरोप में देखिए, यहाँ पर यूरोप का 39% जेट फ्यूल और केरोसिन इसी रास्ते से होकर गुजरता है। दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। यूरोप में एनर्जी का संकट गहरा गया है। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूरोपियन कमीशन ने लोगों को घर से काम करने की सलाह दी है कि वर्क फ्रॉम होम करो, ज़्यादा फ्लाइट्स ना लो। वहाँ पर क्या होता है ना कि देखो, यूरोप में, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ हैं, 27 मेंबर कंट्रीज़, उसमें कोई ऐसा वीज़ा वगैरह वाला सिस्टम नहीं है।
उसमें क्या है कि कोई अगर पोलैंड में बैठा व्यक्ति है, उसका फ्रांस में काम हो रहा है, या मान लो और कोई आसपास के देश में काम हो रहा है, रोमानिया वगैरह में, तो वो फ्लाइट्स लेता है, आराम से जाता है, जॉब करता है, उसके बाद शाम को फ्लाइट्स लेकर वापस आ जाता है। तो वहाँ पर ऐसा होता है कि पर डे जो है इधर उधर से वो होते रहते हैं, तो फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में जो मतलब एक प्रकार से कह दो घरेलू फ्लाइट्स, उन सब को लोगों को ये कहा गया कि भाई वर्क फ्रॉम होम करो, वहीं अपने घर से काम करो, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पर आने की, क्योंकि ज़्यादा आओगे, ज़्यादा यूज़ करोगे, ज़्यादा तेल खर्च होगा। तो उसको हम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए रखते हैं, घरेलू वाला कम कर देते हैं, गैर ज़रूरी वाला। ठीक है, कहना है लोगों को अपनी गाड़ी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी कहा गया कि भाई अपने अपनी कार से मत आओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, बसेस का यूज़ करो, ट्रेनों का यूज़ करो, अपने उससे मत आओ कार से, नहीं तो तेल हमारे पास इतना है नहीं, बाद में आएगा कि अफरा तफरी मच जाएगी। तो ये कहना है यूरोप का। यूरोप में ऐसी क्राइसिस आ चुकी है। अब एक तो पहले रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तो यूरोप उसकी मार झेल ही रहा है 4 साल से, एनर्जी का संकट। उसके बाद अब ये मिडिल ईस्ट में आ गई दिक्कत, इस वजह से अब यूरोप को दोहरी मार पड़ रही है। एशिया तो चलो तब तक बचा था जब यूरोप का में युद्ध चल रहा था, रसिया यूक्रेन का चल रहा था, जब से एशिया में उतना इम्पैक्ट नहीं आया था तेल को लेकर, क्योंकि एशिया में खुद ही खाड़ी देश हैं, वो सप्लाई कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर इम्पैक्ट ज़्यादा आया था। अच्छा, भारत सरकार का कहना है कि हमने पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज कर रखा है, तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सप्लाई का। हाँ, जो इक्का दुक्का बीच बीच में आते रहते हैं सिलेंडर वगैरह के, गैस वगैरह के लेकर, एलपीजी वगैरह के, वो जहाज़ जब रोके जाते हैं इस वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और वैसे भी अगर यहाँ पर लोग कालाबाजारी ना करें, डंपिंग ना करना शुरू करें, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है भारत में निकट भविष्य में। भारत ने उतना अपना स्टोरेज बना रखा है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये सब मिलकर जो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले 45% क्रूड पिछले साल एशियाई देशों को गया था। एशियाई देश 30% पेट्रोल, नाफ्ता, 9% डीजल, 5% जेट फ्यूल इसी रास्ते से मंगाते हैं, जबकि यूरोप का 39% जेट फ्यूल और केरोसिन इस रास्ते से गुजरता है। अफ्रीका का भी 41% गुजरता है। आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये है, तो यहाँ से यूरोप जो है इधर रेड सी होते हुए इधर सुएज कनाल से होकर के निकलता है और फिर इधर कैस्पियन सागर से होते हुए जाता है। ठीक है, और एशिया वाला जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निकल कर एशिया में चला जाता है। यहाँ पर जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और मलक्का स्ट्रेट से होते हुए चाइना भी यहाँ पर लेता है सामान। तो अब जब यहाँ पर क्राइसिस आई है, इस जगह पर ब्लॉकेड है, अब इसमें देखो क्या किया गया है ना, इसमें अमेरिका ने पहले क्या किया, ईरान यहाँ पर ब्लॉक लगाया, तो अमेरिका यहाँ पर ब्लॉकेड लगा दिया। अमेरिका ने कहा हम दोनों तरफ से ब्लॉक कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है, ईरान बीच में जब खोल दिया था कि चलो ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, बहुत उछाल आना शुरू हो गया, मतलब क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर गए, शेयर मार्केट में उछाल आना शुरू हो गया। इधर ट्रंप ने कह दिया कि अब हम ब्लॉक लगाएंगे, ट्रंप इधर से ब्लॉक लगा दिया। अभी जब गोलीबारी वाली स्थिति आई जब भारत की, जब वहां ग्राउंड लेवल पर ये देखा गया कि ना भाई अभी तो ईरान ने भी ब्लॉकेड रखा हुआ है, तब ट्रंप का ट्वीट आता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, जब हमने ब्लॉकेड लगाया हुआ है तो ईरान फिर से क्यों ब्लॉक लगा रहा है। मतलब गजब हाल है, ये ब्लॉक खेल रहे हैं। यहाँ पर सीज फायर की बात चल रही है, जबकि ये पहले ओपन था, अब यहाँ खुलवाने को लेकर की बातचीत चल रही है। ये युद्ध का तो अभी तक उपलब्धि है अमेरिका की कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से खुला था, अब उसको खुलवाने के लिए अमेरिका वहाँ पर लगा हुआ है। मतलब स्थिति ऐसी आ गई है अमेरिका की, इतना घुटनों पर आ गया है। खैर, इसी बीच ऊपर का जो लेयर था उनका, बड़े बड़े लोगों का लीडरशिप का, वो तो खत्म किया अमेरिका ने, ऑब्वियस सी बात है, उसमें अमेरिका की उपलब्धि मिली है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसे बड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है, और अपने हजारों सैनिक, दसियों हजारों सैनिक वहाँ फंसाए बैठा है, वो अलग। तो ये थे अभी तक के अपडेट। अब आगे जो भी कोई अपडेट आएगा मैं फिर से अपडेटेड वीडियो लाऊंगा। देखो, इस पर मैं रोज रोज वीडियो नहीं बनाना चाहता। ये मिडिल ईस्ट वार जो चल रहा है ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ये तो वही बात होगी जैसे रसिया यूक्रेन वाला था, वो भी शुरू हुआ था ऐसे ही के लिए, बस हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन पता लगा 4 साल हो गए हैं, अभी भी चल रहा है ना। तो इसलिए अभी ये भी इतना जल्दी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए रोज रोज मैं नहीं लाता हूँ, हफ्ते में एक वीडियो इस पर मैं लाऊंगा, और जितना भी हफ्ते में जो भी डेवलपमेंट हुआ रहेगा उसको मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसी तरीके से अपडेटेड जानकारी के लिए पूरे सप्ताह भर में जो भी डेवलपमेंट हुई रहेगी उसको मैं यहाँ पर आपको बता दिया करूँगा इस वार से रिलेटेड। हाँ, कुछ और नई बड़ी डेवलपमेंट आ जाती है तो फिर मैं उसको ताज़ा अपडेट दे दूंगा उसी दिन, सेम डे। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।